हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन को, और ये प्रैक्टिस सेट जो है 10 है। ठीक है, इससे पहले हमने 9 करा दिया। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख जाइएगा। देखिए, बार्क 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी टेक्नीशियन बी, प्लांट ऑपरेटर का, और स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड। ठीक है, प्लांट प्लांट ऑपरेटर हो गया, बॉयलर 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 अटेंडेंट का हो गया, या स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड की जो पोस्ट निकल कर आई थी, जिसमें आईटीआई वाले फॉर्म को अप्लाई किए थे। ठीक है, उन सभी के लिए ये क्लास होने वाला है। जैसे स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी में आईटीआई की बात करें, अगर आईटीआई कैंडिडेट की बात करें तो वहां पे बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिला था, जैसे फिटर के लिए, टर्नर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, ठीक है, प्लांट ऑपरेटर के लिए, बहुत सारा स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में भी आया था। उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अंत तक बने रहेगा। चलिए, आज की पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज आपको बतानी थी, सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आने आल कोर्स में आने के बाद आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके बार्क पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको स्टेज सेकेंड स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड और प्लांट ऑपरेटर के लिए स्टेज फर्स्ट की फुल मॉक टेस्ट डाल दिया गया है, और फिटर के लिए एडवांस टेस्ट की फुल मॉक डाल दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन आज शाम तक डाल दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का पहला क्वेश्चन है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि बोल रहा है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरण की किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है ना। अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी नाभिक से निकलने वाले विकिरण की वेदन क्षमता अधिक पूछे तो कौन सा होता है? गामा किरण होता है। और सबसे कम पूछे तो अल्फा किरण। सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद बीटा किरण की उससे कम होता है। सबसे कम अल्फा किरण की होती है वेदन क्षमता ना। तो यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलता है, या तो सबसे कम पूछ लेगा या सबसे सर्वाधिक पूछ लेगा। तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी? सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरण की। सर्वाधिक वेदन क्षमता किसका? गामा किरण का। दूसरा अगर देखेंगे, सबसे कम पूछ लेता है एग्जाम में, तो अल्फा किरण का सबसे कम होता है। सबसे कम वेदन क्षमता, सबसे कम वेदन क्षमता पूछेगा तो क्या होगा? अल्फा किरण होगा। ये दो आपको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी हम पीडीएफ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या सक्सेस कैरियर वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, दिया हुआ है गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, वनस्पतिक नाम बताना है। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिया मेजा, ओरिजा सेटाइवा, या तीसरा दिया हुआ है होर्डियम बुल्गेयर, और चौथा दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है, ये किसका नाम है? ये गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समस्थानिक में आप लोगों को बताया था कि क्या होता है? ऐसे तत्व, एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान, तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न 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 होता है, समस्थानिक कहलाता है ना। जैसे कल आप लोग पढ़े थे C1734, और एक क्या होता है, सी का परमाणु क्रमांक 17 और 35, दो समस्थानिक होते हैं कार्बन के। तो ये आप लोग पढ़े थे। ऐसे ही बोल रहा है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? यूरेनियम का, हाइड्रोजन का, पोलोनियम का, या लेड का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये देखने को क्वेश्चन मिलता है,
पोलोनियम, पोलोनियम जो तत्व है इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में इसके समस्थानिक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने है, दिया हुआ है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गाल्जी काय कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। तो देखिए महीन शाखित झिल्लीदार जो होती है अनियमित नलिकाओं के रूप में घना जो जाल पाया जाता है उसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर देखिए यहाँ पे मैं कोशिका बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे गल्जी बॉडी होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, याद रखिएगा। राइबोसोम प्रोटीन होता है, ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन। और इसमें छोटे छोटे जाल की तरह सबको बांधे रहता है जो पूरा छोटे छोटे, वो क्या है? गल्जी बॉडी होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका होता है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर का आपका क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है जीवाणुओं की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लेम्बर ने, टेमिंग ने और ल्यूवेनहॉक ने। तो आप सभी को पता है जीवाणुओं की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। आपको याद रखना है जीवाणुओं की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप एग्जाम दिए होंगे तो पता चलेगा कि जीवाणु की खोज बार बार पूछा है। और चलिए आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है कि पौधे की वृद्धि के लिए, पौधों को वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो सिंपली आपको 16 तत्वों को याद नहीं रखना है, बस ये याद रखिए कि कितना तत्व होता है, तो वो 16 संख्या इनकी कितनी होती है? पौधों को वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है वो 16 होते हैं। चलिए बस 16 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी अम्ल जल में, सभी अम्ल जो होते हैं जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या देते हैं? तो देखिए यहाँ पे अम्ल की अगर हम बात करें तो HCl क्या है? एक ये क्या है? ये एक अम्ल है जो कि H धनायन होता है और Cl ऋणायन होता है, और ये जब जल में घुलेगा ना तो ये क्या दे देगा? H आयन दे देगा। तो अम्ल क्या देता है? H आयन देता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही अम्ल की जगह अगर क्षार का पूछ दें, सभी क्षार जल में घोलकर क्या देते हैं? तो एक उसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम OH है, ठीक है, तो सोडियम में धनायन OH ऋणायन, तो जब ये जल में घुलेगा ना तो OH ऋणायन देगा। कौन? क्षार। क्षार जल में घुलेगा तो क्या देगा? क्षार जल में घुलेगा तो OH ऋणायन देगा, और जब OH ऋणायन है ये, और जब अम्ल जल में घुलेगा, अम्ल वो क्या देगा? तो याद रखिएगा H+ आयन देगा। दोनों में डिफरेंट है, OH ऋणायन और H+ अम्ल देगा, ये याद रखना है आपको। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है विमानों के आंतरिक, ठीक है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्रव्य तरंग, ऑक्जेलिक अम्ल, अश्रव्य तरंग, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सक्सेस कैरियर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको बार्क के सभी एडवांस टेस्ट मिलेंगे, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, फिटर, टर्नर, प्लांट ऑपरेटर या कोई भी टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आई है धीरे धीरे एप्लीकेशन पे डाला जा रहा है। आप लोग वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत होगी टेस्ट वगैरह में तो आप 9142822403 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे जो बार्क का पेपर डाला गया है, आपको पता है कि आपका 50 क्वेश्चन आएगा बार्क में। 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे जो कि मैं करा रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को। 20 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे, वो भी मैं कराऊंगा। ये टोटल 50 के क्वेश्चन आएंगे स्टेज फर्स्ट में। तो इसका मॉक टेस्ट डाल दिया गया है, और तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एप्लीकेशन पे। साथ में एडवांस का भी डाला जा रहा है, धीरे धीरे सभी ट्रेड का भी डाल दिया जाएगा। दिया विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रस्रव्य तरंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का, अश्रव्य तरंगे या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ जो विमानों में आंतरिक भागों की सफाई के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्रस्रव्य तरंगे। कितने प्रकार का मैं आप लोगों को तरंगे बताया था? एक बार बताया था कि एक होता है अश्रव्य तरंगे जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है,
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, क्योंकि ये मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि ये एग्जाम में पूछता है। 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंगे है जिसको मनुष्य सुन सकता है। एक तरंगे होते हैं जिनका मान 20,000 से अधिक होता है, 20,000 से अधिक, तो उनको बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य तरंगे। ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 10th नंबर का। ठीक है, दिया है कि वह विज्ञान जिसकी संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है, गणित कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान। तो ये देखते ही आप सभी को पता चल जाएगा, जीवधारियों से अध्ययन रिलेटेड जो होता है वो जीव विज्ञान में आता है। बाकी भौतिक में भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, गणित में मैथ का अध्ययन करते हैं, रसायन में केमिकल और तत्व का यौगिक का इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जीव का आया तो जीव विज्ञान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया हुआ है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होती है? तो मैं आप लोगों को बताया था 3 तरह की खाद्य श्रृंखला जो बनाती है वो कौन कौन सा होता है। पहला उत्पादक होता है। उत्पादक कौन होता है? जो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन खुद बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। अब उत्पादक के बाद अगला जो चरण आता है वो क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो सूर्य की रोशनी में भोजन बनाए हैं ना उनको ये खाते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे आ जाते हैं, पेड़ पौधे वगैरह जो अपना पौधे पेड़ पौधे ये आ जाते हैं, इसको काट लीजिएगा। उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं? तो बकरी वगैरह आ जाती हैं, बकरी ये क्या करते हैं? बकरी भेड़ वगैरह ये क्या करती हैं? उत्पादक को खाती है, पेड़ पौधे के पत्तियों को खाती है। फिर उपभोक्ता के बाद क्या आता है? अपघटक आता है। याद रखिएगा, अपघटक। अपघटक क्या करते हैं कि ये उपभोक्ताओं को सड़ाकर गलाकर फिर मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पे देखिए उत्पादक भी दिया है, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक तीनों दिया है। अब देखिए उत्पादक के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता बोल रहा है, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता बोल रहा है ना, तो यहाँ पे आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे? शाकाहारी आ जाते हैं। कैसे? उत्पादक बनाए, उत्पादक को कौन खाएंगे? भेड़ बकरियां। भेड़ बकरी क्या है? शाकाहारी है, तो शाकाहारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उपभोक्ता ऑप्शन में नहीं दिया है, उपभोक्ता नहीं दिया है। अगर उपभोक्ता दिया रहता तो आप उसको मारते हैं ना, लेकिन उपभोक्ता नहीं दिया है, उपभोक्ता की जगह शाकाहारी दिया है। और भेड़ बकरियां ये सब किसमें आती हैं? शाकाहारी में आती हैं। ठीक है, और यहीं पे ये भेड़ बकरी देखिए, अब उपभोक्ता को भी अगर हम लोग बांटें तो देखिए पहला क्या हो जाएगा? शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। दूसरा उपभोक्ता क्या होती है? द्वितीय उपभोक्ता, जो शेर वगैरह है जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, शेर किनको खाएंगे? शाकाहारी को तो खाते हैं, तो शेर वगैरह ये क्या हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। देख लीजिए माइनर अंतर है, आपको समझना पड़ेगा तभी साइंस कर पाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या एप्लीकेशन पे भी। देखिए घाव दिया हुआ है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कोलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या कहते हैं? ये बोलते हैं त्वचा को। ठीक है, त्वचा से अध्ययन को। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? वो ट्रेमोलॉजी कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का। दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं को के बीच क्या कहते हैं? जैसे एकांक धन आवेश है, ठीक है, क्यू धन आयन है, इसको ए यहाँ पे ये है, दूसरे स्थान पे ले जाना है, यहाँ पे ठीक है ले जाना है। तो इसमें किए जाने वाले कार्य जो किया जाएगा उनके बीच के क्या होता है? कैसे मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच कैसे? तो प्रतिरोध के कारण, विभवांतर कहते हैं, धारा कहते हैं। देखिए एकांक आवेश को
एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं विभवांतर। V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू। याद रखिएगा कि एकांक धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर, दिया है रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। ठीक है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन की परीक्षण में किसको मौजूदगी को सिद्ध किया। सभी पदार्थ में परमाणु होते हैं, इसको सिद्ध किया। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होता है, इसको सिद्ध किया। या परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, इसको सिद्ध किया। या परमाणु में न्यूक्लियस होता है, इसको सिद्ध किया। तो जो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के मॉडल थे ये किसको सिद्ध करते थे, अपनी जो परीक्षण किए थे वो परमाणुओं में न्यूक्लियस का होना बताया थे, यही वो सिद्ध किए थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बना देता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें से बताना है जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CO या O2। ये गैस जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोग होता है तो विषैला पदार्थ बना देता है। तो मैं आप लोगों को प्रमुख प्रदूषक के रूप में क्या बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड को बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन में मिलता है तो क्या बना देता है, रक्त को विषैला बना देता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन में मिलकर क्या बना देगा, विषैला पदार्थ बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या कहलाता है। अलग अलग होते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं। पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होता है, पहले अवकरण होता है तब ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए ये दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है। कोई भी फार्मूला यहाँ पे अगर बनता है, फार्मूला के बाद फार्मूला में ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी होगा और दोनों ये एक साथ होते हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो मात्रक होता है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा ल्यूमेन, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्तंभ मूल यानी कि प्रॉप रूट होती है मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें या अपस्थानिक जड़ें। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्तंभ मूल जो होता है वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग के पुष्टि करता है। यहाँ पे सिद्धांत बताना है जो प्रकाश के तरंग की पुष्टि करता हो। पहला यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, दूसरा दिया हुआ है व्यक्तिकरण का सिद्धांत, तीसरा दिया है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिद्धांत जो प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है वो है व्यक्तिकरण। ठीक है, व्यक्तिकरण सिद्धांत, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 90 नंबर दिया हुआ है, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग की खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर ने, आप सभी को पता है कि चेचक की टीके की खोज की थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे चेचक हो जाएगा। ठीक है, किस रोग का खोज किया था, तो यहाँ चेचक के टीके यानी कि चेचक की खोज की थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर दिया हुआ है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन यानी कि चर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, क्यों उसका ताप बढ़ जाता है। जब हम लोग पानी को लगातार मथेंगे तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल के कारण घर्षण लगता है ना, घर्षण के कारण उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जब हम लोग उसके लगातार मंथन करेंगे, चर्निंग करेंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी जो कि ऊष्मा में बदल जाएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं।
कौन सा होगा? ऊष्मीय ऊर्जा रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है? नहीं। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बर्तन ले लिए हैं और यहाँ पे हम लोग कोई मथ रहे हैं किसी सामान से हाथ से अपने, ठीक है? तो जब हम मथेंगे तो हम खुद अपना वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि हम खुद का यांत्रिक ऊर्जा लगा रहे हैं, हम खुद वर्क कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं कर रहा है, नहीं कोई ऊष्मा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हम लोग लगा रहे हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है, यानी कि हमने हाथ से इसको मथ रहे हैं, हाथ से हमारा कौन सा एनर्जी लग रहा है? मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा लग रहा है। और बदल किस में रहा है? यहाँ पे पानी उष्मा में बदल जा रहा है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जा रहा है। इस प्रकार ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला पार्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको 20 क्वेश्चन आज के क्लास को करा दिए। देखिए, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा? मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि पहली बात, आप खुद स्टेज 1 की एनालिसिस कर पाएंगे। स्टेज 1 आपको पासिंग मार्क लाना जरूरी है, तो आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर ला रहे हैं। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले ज्वाइन करेंगे तो आपको इतना ही ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम टाइम में लेंगे तो हो सकता है आपको समय ना मिल पाए मॉक टेस्ट लगाने का। तो ये आप लोग देखिए, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। अभी हमने क्या कौन से क्लास किया है? ये प्रैक्टिस सेट 10th कर रहे थे ना हम लोग, देख लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट 10th को कर रहे थे। अगली क्लास हम लोग का प्रैक्टिस सेट 11th का होगा, जो कि आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आज के लिए वीडियो में इतना है। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल और सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।